दोस्तों, राजस्थान सीईटी 2022 का नोटिफिकेशन और सिलेबस जो है जारी हो चुका है। सिलेबस में क्या क्या है और क्या क्वालिफ़िकेशन है, न्यूनतम क्वालिफ़िकेशन क्या है, इन सब की जानकारी के लिए बने रहिए मेरे साथ, वीडियो में बने रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अशोक कुमार, विद्यार्थी कैफे पर आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा समान पात्रता परीक्षा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट स्नातक स्तर यानी कि ग्रेजुएट लेवल 2022 का नोटिफिकेशन जारी हो गया। सीईटी क्या है? सीईटी एलिजिबिलिटी टेस्ट है। जिस प्रकार से नेट है ना, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, उसी प्रकार से सीईटी जो है एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है। ठीक है। तो सीईटी के आधार पर जो है आने वाली जो है वैकेंसीज़ में आप लोग जो है अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है। तो सीईटी में कौन कौन से डिपार्टमेंट को शामिल किया गया है? तो देखो, ये 8 डिपार्टमेंट है जिनके ये जो पद है इनको सीईटी के अंतर्गत भर्ती की जाएगी। ठीक, कौन कौन से? राजस्थान होमगार्ड अधीनस्थ सेवा, राजस्थान अभियांत्रिकी अधीनस्थ सिंचाई सेवा, राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा, राजस्थान राजस्व लेखा अधीनस्थ सेवा, राजस्थान महिला अधिकारिता अधीनस्थ सेवा, राजस्थान एकीकृत बाल विकास अधीनस्थ सेवा, राजस्थान कारागार अधीनस्थ सेवा, राजस्थान समाज कल्याण अधीनस्थ सेवा, है ना। इसके अंतर्गत देखो, होमगार्ड जो है उसके अंतर्गत जो है प्लाटून कमांडर, पटवार की वैकेंसीज, है ना। कनिष्ठ लेखाकार यानी कि जूनियर जो है अकाउंटेंट की पोस्ट का रिक्रूटमेंट भी जो है सीईटी के आधार पर किया जाएगा। तहसील राजस्व लेखाकार, है ना। महिला पर्यवेक्षक यानी कि महिला सुपरवाइजर जो है उनका, है ना। और जेलर है, पर्यवेक्षक है, छात्रावास अधीक्षक जो है, इन सभी जो है पदों पर सीईटी के आधार पर नियुक्ति की जाएगी। तो सीईटी दोस्तों है क्या? यह एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है। सीईटी का मतलब ये नहीं है कि भाई इसको क्लियर करते ही आपकी जॉब लग जानी है। ये एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है। ठीक है, इसको क्लियर करना ज़रूरी है। आगे आने वाली जो ये वैकेंसीज़ है इनमें अप्लाई करने के लिए आपको सीईटी क्लियर करना आवश्यक है। जैसे कि कॉलेज लेक्चरर बनने के लिए नेट क्लियर करना आवश्यक होता है, उसी प्रकार से ये जो डिपार्टमेंट दे रखे हैं इनकी ये जो भर्ती आने वाली है, इन भर्तियों में अप्लाई करने के लिए आपका सीईटी क्लियर होना ज़रूरी है। अब सीईटी की बात करें कि भाई क्वालिफाई किसे माना जाएगा, तो इसमें न्यूनतम जो है क्राइटेरिया कुछ भी नहीं रखा गया है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि भाई जैसे कि पता ना सीटेट में 60% या 55% वाला ही क्वालिफाइड जो है क्वालिफाई माना जाता है। जिसके 55% है वो सीईटी के सीटेट के आधार पर जो भी रिक्रूटमेंट होते हैं उसमें वो अप्लाई कर सकता है। लेकिन सीईटी के अंदर न्यूनतम जो है कोई भी दायरा नहीं रखा गया है। मतलब अगर आपने एग्ज़ाम दिया है और आपके 10% आए मात्र, ठीक है, तब भी आप सीईटी क्वालिफाइड हो रखे हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उन भर्तियों के लिए एलिजिबल हो, है ना। भर्ती आएगी, रिक्रूटमेंट आएगा, मान लो किसी वैकेंसी में 2000 पद आए, तो इन 2000 पदों का 10 गुना या 15 गुना जो भी जो है कैंडिडेट जो सीईटी की जो कट ऑफ निकलेगी, तो आप मान लो 15 गुना, 20 गुना, 10 गुना मान लो 20,000 वैकेंसी हो गई। ठीक है, तो 20,000 वैकेंसी जो है 2000 पदों के लिए 20,000 कैंडिडेटों का मतलब जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, तो 15 गुना कैंडिडेट या 10 गुना कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, तो आपके जो मार्क्स है वो उस कट ऑफ में आने चाहिए। ठीक है, जो 15 गुना जो भी यहाँ जितनी भी वो डिपार्टमेंट वाले डिसाइड करके रखेंगे, जो बताया जाएगा नोटिफिकेशन जब भी जारी होगा, तो आप उस कट ऑफ में आएंगे तो आप उस फॉर्म के लिए, उस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल होंगे। ठीक है, तो आपको एग्ज़ाम देना होगा, एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ेगा। जो भी प्रोसेस होगा वो तो अलग अलग डिपार्टमेंट जब भी रिक्रूटमेंट निकालेगा तब आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से जानकारी मिलती रहेगी। तो सीईटी जस्ट एलिजिबिलिटी एग्ज़ाम है, तो आप लोगों को कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आए। क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आने का एडवांटेज क्या है कि भाई जितने ज़्यादा मार्क्स आएंगे उतना ही आप लोग जो है आगे आने वाली वैकेंसियों के लिए एलिजिबल रहेंगे, है ना। बॉटम में रहेंगे तो हो सकता है आप अप्लाई करने के लिए रहेंगे, मतलब जो है एलिजिबल ही ना रहो। तो वैकेंसी आ गई और वहाँ मान लो आपके 40% मार्क्स है और जो 15 गुना निकालने के बाद मान लो वहाँ पे 50% कट ऑफ गई या 60% कट ऑफ गई, तो जो 60% कट ऑफ की रेंज में आ रहे हैं वही कैंडिडेट उस एग्ज़ाम के लिए उस फॉर्म को जो है अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, और एडवांटेज क्या है? वैसे तो बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि इससे क्या होगा कि भाई जैसे पेपर आउट होने का ये जो समस्या है वो सारी नहीं रहेगी, क्योंकि कैंडिडेट कम होंगे तो संभाग लेवल पर एग्ज़ाम होंगे। ठीक, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें और कोशिश करें कि आपका स्कोर अच्छा हो। जितना अच्छा स्कोर रहेगा आप लोगों के लिए उतना अच्छा है। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं और क्या क्या जानकारी है इसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि भाई इसकी जो है आवेदन शुल्क क्या है ना, परीक्षा शुल्क क्या है। ठीक, तो देखो परीक्षा शुल्क आप लोगों को बता दी जाती है कि भाई जो जनरल कैंडिडेट है और जो क्रीमी लेयर है ना, ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग के या अति पिछड़ा वर्ग के, ओबीसी या एमबीसी की जो क्रीमी लेयर के स्टूडेंट है और जनरल कैंडिडेट है, उनकी फ़ीस रहेगी 450 रुपये। ठीक है, और नॉन क्रीमी लेयर और जो भी अन्य पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग की जो या आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के जो आवेदक है उनकी रहेगी 350 रुपये। ठीक है, उसी प्रकार से देखो SC ST कैंडिडेट है तो उनकी 250 रुपये फीस रहेगी। ठीक है, तो ये जो है आप लोगों को जो है निर्धारित शुल्क अपनी अपनी कैटेगरी के अनुसार पे करनी पड़ेगी। ठीक है, उसके अलावा आगे देख लीजिए कि भाई क्वालिफिकेशन की बात करें तो आप लोगों ने देख ही लिया है, नोटिफिकेशन के साथ ही लिखा हुआ है ग्रेजुएट लेवल, है ना। तो ये तो हो गया निर्धारित कि आप जो है ग्रेजुएट होने चाहिए। ठीक, कि भाई जो भी आपकी क्वालिफिकेशन भले साइंस का है तो साइंस ग्रेजुएट होना चाहिए, जो आपके कम से कम ग्रेजुएट होना चाहिए। ठीक है, तो ग्रेजुएट कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, कितने पद रहेंगे ये एक्सपेक्टेड जो है पोस्टें दे रखी है कि भाई गृह विभाग जो है यानी कि जो प्लाटून कमांडर की पोस्ट है तो 43 है ना, और पटवार की 272 है, कनिष्ठ लेखाकार जूनियर अकाउंटेंट की 923 पोस्ट है, सबसे ज़्यादा पोस्ट है। ठीक है, उसी प्रकार से देखो तहसील राजस्व लेखाकार की जो है 198 यानी कि 198 पोस्ट है, महिला पर्यवेक्षक महिला सुपरवाइजर की पोस्ट है जो 176 पोस्ट है, उप जेलर 49 पोस्ट है यानी कि 49 पोस्ट है, और छात्रावास अधीक्षक जो है हॉस्टल वार्डन जो है उसकी है 335 पोस्ट है। ठीक है, तो ये जो है 8 विभागों की ये डिटेल दे रखी है, पोस्टें दे रखी है, जो आने वाले टाइम में इस एग्ज़ाम के बाद जो है विज्ञप्ति जारी की जाएगी और उनका एग्ज़ाम किस तरीके से होगा तो विज्ञप्ति आने पर आपको पता चलेगा। आगे चलते हैं। अब शैक्षणिक योग्यता की मैंने बात कर ही ली है कि भाई इसमें जो है कम से कम जो है ग्रेजुएट होना चाहिए। ठीक, अब देखो एज क्राइटेरिया की बात करें तो न्यूनतम और अधिकतम जो है आपको नोटिफिकेशन में क्राइटेरिया मिल जाएगा। नोटिफिकेशन जो मैं इस वीडियो के नोटिफिकेशन का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को दे दिया जाएगा। ठीक है, तो अब एज की बात करें तो 40 तो राजस्थान में है ही। ठीक है, उसके अलावा राजस्थान गवर्नमेंट ने एक और कर लिया कि भाई कोविड के अंदर जो है 2 साल कोविड के टाइम पीरियड के दौरान जो है काफ़ी कैंडिडेट ओवरेज होंगे तो 2 साल की छूट तो आपको वैसे मिल गई, यानी कि 40+2 यानी कि 42 तो हो गई है अधिकतम है। उसके अलावा छूट भी है। ठीक है, वो तो अलग अलग कैटेगरी वाइज आपको छूट दी जाएगी। ठीक है, तो इसमें कम से कम ग्रेजुएट होना चाहिए। आप किसी भी स्ट्रीम के हो सकते हो, साइंस के, कॉमर्स के, आर्ट्स के। ठीक है, तो कम से कम ग्रेजुएट होना चाहिए। और साथ में ये जो और लिखा हुआ है यानी कि जो ये और में जो आपका जो भी क्वालिफिकेशन दे रखी है जैसे RSCIT हो गया है ना, कोपा हो गया, ये सारे इनमें से कोई भी एक होना चाहिए आपके पास, है ना। PGDC हो गया। ठीक है, तो ये टेक्निकल यानी कंप्यूटर संबंधी भी होना चाहिए। तो जहाँ दे रखा है जिस पोस्ट के लिए वहाँ पे रहेगा। ठीक, जैसे कि ये जो जल संसाधन वाला जिलेदार वाला का है ना, इसमें देखो खाली केवल स्नातक मांगा है। ठीक है, पटवार वाले में ये दोनों चीज़ मांगी है ना, ग्रेजुएट भी होना चाहिए और ये जो टेक्निकल नीचे दे रखी है इनमें से कोई एक भी होना चाहिए। ठीक है, तो आप लोग जो है डिटेल नोटिफिकेशन में अपनी क्वालिफिकेशन के अनुसार फॉर्म भरिएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये देखो आगे भी सेम वही है, पोस्टों के अनुसार जो है इनकी क्वालिफिकेशन लिखी हुई है। तो ग्रेजुएट तो है ही, साथ में जो और में दे रखी है इनमें से भी कोई एक होना चाहिए। ठीक है, ओके। अब एज की बात मैंने पहले ही कर ली है ना। न्यूनतम आयु तो आपको पता ही है कि भाई 40 है ना। और साथ साथ में यहाँ पे ये भी दे रखा है, सॉरी न्यूनतम क्या अधिकतम आयु 40 है, और साथ साथ में ये भी दे रखा है देखो कोरोना के कारण अधिकतम आयु में 2 साल की वृद्धि किए जाने की अधिसूचना प्रक्रियाधीन है और नोटिफिकेशन जारी कर ही रखा है गवर्नमेंट ने। ठीक है, तो उसके अनुसार 2 साल की छूट दे होगी। ठीक है, आप लोगों को तो 40+2 42 आप लोगों के होगी। अगर कोई जो है कैंडिडेट जो है कोविड के कारण 2 साल रिक्रूटमेंट नहीं आया, उसके कारण अगर ओवरेज भी हो गया तो उनको भी मौका मिल गया है। ठीक है, उसके बाद छूट के प्रावधान तो आपके जो भी कैटेगरी के अनुसार रहेंगे। ओके, अब आवेदन की बात कर लेते हैं। तो नोटिफिकेशन आज जारी हुआ 21 सितंबर को और कल से ही इसके फॉर्म भरे जाएंगे। 22 सितंबर 2022 से ला के 21 अक्टूबर 2022 तक। ठीक है, रात को 12 बजे से पहले भरना है। ठीक है, तो आपको यथा निर्धारित तिथि जो है उसमें आपको फॉर्म भरना है और जो भी निर्धारित शुल्क है वो आपको पे करनी होगी। अब परीक्षा के आयोजन की बात करें तो भाई परीक्षा जो है आपके जनवरी माह में हो जाएगी, 6 जनवरी से 9 जनवरी 2023 में। ठीक है, तो आप लोगों के पास अभी बात कर लेते हैं कि भाई सितंबर के 10 दिन आपके पास ये हो गए,
ठीक, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ठीक, 3 महीने 10 दिन, ठीक है, 3 महीने 90 दिन तो ये हो गए, 10 हो गए, 100 दिन हो गए, और 5 दिन है ऊपर के, 105 दिन है आप लोगों के पास। ठीक है, तो अभी अगर आप लोग जो है अच्छे से तैयारी करेंगे तो आपके स्कोर जो है बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, तो अच्छा रहेगा कि आप लोग अभी से जी जान से मेहनत करें, क्योंकि आगे आप लोगों को सिलेबस बताने वाला हूँ। सिलेबस बहुत ही वाइड है इसका, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं, जो मेहनत करते हैं उनको जो है कोई भी अड़चन रोक नहीं सकती। ठीक है, तो आप लोग डेडिकेशन से लग जाइए। ठीक है, और जो है ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करने की कोशिश करिए। मैंने बता दिया आप लोगों को क्यों करना है ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर। अब देखो एक चीज़ और होगी कि भाई 6 जनवरी से 9 जनवरी के बीच में एग्ज़ाम होगा आप लोगों का। ठीक है, अब एग्ज़ाम जो है अगर एक से अधिक चरणों में होगा तो क्या लिखा है कि समानीकरण यानी कि नॉर्मलाइजेशन जो है वो किया जाएगा। तो आप मान के ही चलो, क्योंकि अपने ओवरऑल राजस्थान में जब भी कंपटीशन होता है तो लाखों की तादाद में स्टूडेंट जो है एग्ज़ाम देने जाते हैं। तो ज़्यादा चांसेज है कि भाई एक से अधिक दिनों में ही, एक से अधिक चरणों में एग्ज़ाम होगा ये। ठीक है, तो नॉर्मलाइजेशन होगा, कहने का मतलब अगर एक से अधिक चरणों में होता है। तो बाकी देखो डिपार्टमेंट किस तरीके से प्लान करेगा वो तो आप लोगों को समय समय पर जानकारी मिलती रहेगी। चलते हैं आगे। अब देखो, अब यहाँ जो पाठ्यक्रम की बात कर लेते हैं, परीक्षा स्कीम है ना, कि एग्ज़ाम कैसे होगा और पाठ्यक्रम क्या रहेगा उसकी बात ही कर लेते हैं। तो आप लोग पढ़िए, विवरण देखिए, डिटेल देखिए। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर विशेष बल के साथ राजस्थान और भारत का इतिहास, राजस्थान का इतिहास, कला संस्कृति परंपरा विरासत, है ना, भारत का भूगोल, राजस्थान का भूगोल, राजस्थान पर विशेष बल के साथ भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, भारत की अर्थव्यवस्था, राजस्थान की अर्थव्यवस्था, विज्ञान प्रौद्योगिकी, है ना, तार्किक विवेचन, मानसिक योग्यता, हिंदी, अंग्रेजी, कंप्यूटर, सब को शामिल कर लिया, समसामयिक यानी कि करंट जीके भी। ठीक है, तो आपके एग्ज़ाम में 150 प्रश्न रहेंगे जो कि 300 नंबर के रहेंगे, यानी कि प्रत्येक प्रश्न जो है आपके 2 अंक का रहेगा और 3 घंटे का आपका पेपर होना है। ठीक है, और ज़्यादातर जो है आपके वो तो है एमसीक्यू तो होना ही है, और ज़्यादातर जो एलिजिबिलिटी एग्ज़ाम होता है उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो इस एग्ज़ाम में भी आपकी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। देखो लिखा हुआ है ना, नकारात्मक अंकन यानी कि नेगेटिव मार्किंग नहीं की जाएगी। ठीक है, तो एलिजिबिलिटी एग्ज़ाम है आप लोग ज़्यादा जानते हैं ना भाई, जितने एलिजिबिलिटी एग्ज़ाम होते हैं उनमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है ना। ओके, तो इसमें भी नेगेटिव मार्किंग आप लोगों की नहीं है। अब डिटेल में देख लेते हैं और क्या क्या सिलेबस में। अब देखो पाठ्यक्रम जो है पूरा डिटेल में, देखो वाइड है, अच्छे से समझिए और तैयारी पे लग जाइए। ठीक है, लिखा हुआ है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर विशेष बल के साथ राजस्थान और भारत का इतिहास। ठीक है, क्या क्या है इसमें, भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं, 19वीं एवं 20वीं शताब्दी के सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन। ठीक है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन यानी कि विभिन्न अवस्थाएं, इसमें देश के विभिन्न क्षेत्रों का योगदान, क्षेत्रों के योगदानकर्ता और उनका योगदान। 1857 की क्रांति में राजस्थान का योगदान, राजस्थान में जनजाति व किसान आंदोलन, राजनीतिक जन जागरण, प्रजामंडल आंदोलन। ठीक, ये सारा का सारा स्वतंत्रता उत्तर, राष्ट्र निर्माण, राष्ट्रीय एकीकरण एवं राज्यों का पुनर्गठन, नेहरू युग में संस्थानिक निर्माण, विज्ञान एवं तकनीकी का विकास, यानी कि पूरा डिटेल्ड है, अच्छे से पढ़ना पड़ेगा आपको। आरएस लेवल का सिलेबस है ही है। ठीक है, और होना ही है। देखो आपकी कितनी पोस्टों का जो है, कितने डिपार्टमेंट का कंबाइन जो है एलिजिबिलिटी एग्जाम है। ठीक, आगे देखो राजस्थान के इतिहास की बात करें तो देखो इतिहास में कला संस्कृति साहित्य परंपरा विरासत, है ना, प्राचीन सभ्यता, कालीबंगा, आहट, गणेश्वर, बालाथल, बैराट, है ना, राजस्थान के इतिहास के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं, राजवंश, प्रशासनिक और राजस्व व्यवस्था, सांस्कृतिक आयाम, है ना, पूरा डिटेल्ड है। स्थापत्य कला की प्रमुख विशेषता, किले हो गए, स्मारक हो गई, कलाएँ होगी, चित्रकला होगी, हस्तशिल्प हो गई, है ना, बहुत सारी चीज़ें, मतलब जो सारी की सारी दे रखी है, विस्तृत पढ़नी है। आरएस लेवल का सिलेबस है, तो आप लोगों को अच्छे से अभी से लग जाना है। ठीक है, तो 105 दिन है आप लोगों के पास। अगर कुछ प्रॉब्लम भी हो जाता है आप लोगों के पास, कम से कम 100 दिन तो है ही। तो 100 दिन का टारगेट करके अभी से प्लान करके पढ़िए, तो आप लोग जो है अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, उसी प्रकार से देखो मेले त्यौहार, है ना, राजस्थान संस्कृति परंपरा होगी, धार्मिक आंदोलन हो गया, संत लोक देवता, है ना। भूगोल के अंदर देख लो, पहले भारत का भूगोल है फिर राजस्थान का भूगोल है। ठीक है, तो भौतिक स्वरूप, पर्वत पठार, मरुस्थल, मैदान, जलवायु, मानसून, नदियाँ, बांध, झीलें, सागर, वन्य जीव, फसलें, खनिज संसाधन हो गया, ऊर्जा संसाधन, प्रमुख उद्योग और औद्योगिक प्रदेश, राष्ट्रीय राजमार्ग। ठीक, अब देखो आगे भारत का भूगोल हो गया। अब देखो राजस्थान का भूगोल है आगे। तो भूगर्भिक संरचना एवं भू आकृति प्रदेश, जलवायु दशाएं, मानसून तंत्र,
अफवाह तंत्र, प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीव जंतु अभ्यारण्य, मृदाएँ, रबी और खरीफ की फसलें, जनसंख्या, ठीक है, प्रमुख जनजातियाँ, धात्विक अधात्विक खनिज पदार्थ, ऊर्जा संसाधन, पर्यटन स्थल, यातायात के साधन, सारे टॉपिक आप लोगों को मैक्सिमम एग्जामों में मिलते हैं। देखो जैसा इसका सिलेबस जो है, आप लोग अगर इस सिलेबस को अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं, 100 डेज है आप लोगों के पास, तो ये सिलेबस प्रिपेयर कर लेते हैं अगर आप लोग अच्छे से, तो आप मान के चलिए कि राजस्थान के किसी भी एग्ज़ाम आपको कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि लगभग सभी एग्ज़ामों में यही टॉपिक्स होते हैं। और ओवरऑल जो है इवन आरएस लेवल तक का सिलेबस है, तो आरएस के एग्ज़ाम के लिए भी आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिल जाएगी इसमें, ठीक है। अब देखो राजस्थान पर विशेष बल के साथ भारतीय राजनीतिक व्यवस्था भी दी हुई है, जिसमें संविधान संबंधी टॉपिक है ना। भारतीय संविधान की प्रकृति हो गया, प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, मौलिक कर्तव्य, संघीय ढांचा, है ना। ऐसे कैसे देखो संविधान सभा हो गया, भारतीय संविधान की विशेषताएं, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, संसद, उच्चतम न्यायालय, सारे के सारे टॉपिक आप लोगों को दिए हुए हैं ना। संघीय व्यवस्था में कार्यपालिका, निर्वाचन आयोग, नियंत्रक, महालेखा परीक्षक हो गया, मुख्य सूचना आयुक्त, लोकपाल, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, ठीक। तो अच्छे से सारा डिटेल सिलेबस है आप लोगों को भारत का और राजस्थान दोनों का, ठीक है। अब देखो भारत की अर्थव्यवस्था, उसके बाद राजस्थान की अर्थव्यवस्था दी हुई है, ठीक है। बजट क्या होता है, बजट निर्माण की प्रक्रिया हो गया, लोकपाल हो गया, लोक वित्त हो गया, है ना, बैंकिंग, वस्तु एवं सेवा कर जो हो गया, राष्ट्रीय आय जो है, ठीक। तो पूरा डिटेल सिलेबस है। ये भारत की अर्थव्यवस्था है। आगे देखो राजस्थान की अर्थव्यवस्था दे रखी है ऐसे कैसे, ठीक है। तो राजस्थान की खाद्य व्यावसायिक फसलें कौन सी है, तो पूरा डिटेल्ड है। वृहद सिंचाई, नदी घाटी परियोजना, बंजर भूमि, सूखा क्षेत्र विकास परियोजनाएं, है ना, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, ऐसे कैसे देखो गरीबी है, बेरोजगारी, अवधारणा, प्रकार, कारण, निदान, कल्याणकारी योजनाएं, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, है ना, मनरेगा जो है वो भी है। और देखो 73वां संविधान संशोधन जो भी है, तो पंचायती राज संबंधी जो है पूरा का पूरा विस्तृत अध्ययन करेंगे आप लोग, ठीक। उसी के प्रकार देखो साइंस भी दे दी है, मतलब कोई सब्जेक्ट छोड़ा नहीं है सिलेबस में, ओवरऑल सारे सब्जेक्ट है। तभी तो कह रहा हूँ अगर आप ये एग्ज़ाम कर लेते हो, यानी कि इस एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी कर लेते हो, तो बाकी एग्ज़ामों में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आराम से निकल जाएंगे आपके। तो डेडिकेशन से मन लगा के पढ़िए, ठीक। तो पूरा सिलेबस अगर आप कर लेते हो, देखो ये हो गया साइंस का, है ना, पूरा का पूरा। आगे देखो ये रीजनिंग और मैथ के टॉपिक हो गए, है ना, मिक्स है कहने का मतलब रीजनिंग और मैथ के। और आगे जो है आपके लैंग्वेज आ गई, दोनों हिंदी आ गई, है ना। सामान्य हिंदी में क्या क्या हो, संधि हो गया, संधि विच्छेद हो गया, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, यानी कि 500 पिछले समझ लो हिंदी के शब्द के भेद पूरे के पूरे सिलेबस में है, ठीक है। समास हो गया, उपसर्ग प्रत्यय, विलोम शब्द, विराम चिन्ह, ध्वनि है उसका वर्गीकरण, पारिभाषिक शब्दावली, ठीक है, शुद्ध शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, मुहावरे, लोकोक्ति, राजभाषा हिंदी, संवैधानिक स्थिति उसकी, पत्र है उसके प्रकार, ठीक। तो ये हिंदी के टॉपिक हो गए। आगे इंग्लिश की भी इसी प्रकार से है ना, यूज ऑफ पार्टिकल्स एंड डिटर्मिनस, टेंसेज हो गया, वॉइस हो गया, यानी कि एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस के नरेशन जो कि आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट के नाम से जानते हो उनको, ठीक है। प्रीपोजिशन हो गया, ट्रांसलेशन हो गया, ठीक है। तो अच्छे खासे टॉपिक जो है आपके हर सब्जेक्ट के कवर किए हुए हैं, ठीक है, कोई सब्जेक्ट नहीं छूटा है, ठीक है। कंप्यूटर भी देखो आ गया, कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज होना चाहिए आपको, ठीक है। और लास्ट में देखो समसामयिक घटना, यानी कि करंट जो है जीके, उसको भी आप लोगों को अपडेट रखना है, ठीक है। उसमें भी देख लो करंट जीके में, ऐसा नहीं है कि खाली राजस्थान का पढ़ के बैठ जाओ, राजस्थान हो गया, भारतीय हो गया, और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं और मुद्दे, ठीक है। और वर्तमान में चर्चित व्यक्ति, स्थान और संस्थाएं, खेलकूद संबंधी जो भी गतिविधियां है उनका, है ना, जो भी इवेंट खेलकूद के हो रहे हैं उसमें क्या जीता क्या नहीं जीता, सब कुछ जो है अच्छे से पढ़िएगा, ठीक। तो ये विस्तृत जो है आपका सिलेबस है, तो आप लोगों को अच्छे से प्रिपेयर करना है। तो 100 दिन है आप लोगों के पास जो है आप लोगों को तैयारी करने के लिए, यानी कि वैसे तो 105 दिन है, मान लो किसी कारण से 4-5 दिन खराब भी हो जाए तो कम से कम 100 दिन है, और कुछ भी ना हो तो 3 महीने। आप तो मैनली देखो 3 मंथ, यू हैव 3 मंथ्स, तो 3 महीने बहुत है आप लोगों के पास तैयारी करने के लिए। माना कि सिलेबस वाइड है, लेकिन अगर है तो वो सबके लिए है, किसी एक के लिए तो नहीं है। तो जो अच्छे से तैयारी करेगा वो एग्ज़ाम निकाल लेगा, यानी कि अच्छा स्कोर कर लेगा। इसमें एग्ज़ाम निकालना तो मतलब मैंने बताया ना, न्यूनतम तो कुछ है ही नहीं, तो जितना हो सके ज़्यादा स्कोर हो, ठीक है। आप अच्छे से पढ़िए, अच्छे से जो है तैयारी करिए डट के, क्योंकि इसमें करोगे तो आगे दूसरे एग्ज़ाम यानी कि इवन आरएस तक जो है आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी, है ना, बाकी एग्ज़ाम आराम से निकाल सकते हो। तो डिटेल जो है सिलेबस आप लोगों के सामने है, इस पूरे नोटिफिकेशन का विद सिलेबस जो है मैं
लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर लूँगा, तो आप वहाँ से डाउनलोड करके भी देख सकते हैं। ठीक है, तो लग जाइए तैयारी पे, और जल्द ही हम लोग मिलेंगे इसी चैनल पे इस कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के लिए जो है हिंदी और इंग्लिश के टॉपिक्स जो है आप लोगों को इसी चैनल पे मिलेंगे। मैं शुरू करने वाला हूँ बहुत जल्द। ठीक है, तो अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए और कमेंट करिए। ठीक है, धन्यवाद।